नमस्कार रेल साथियों, हम आज इस वीडियो में लिया है, ये एग्ज़ाम आज ही आयोजित हुआ है। वेस्टर्न रेलवे का है, बीआरसी डिवीज़न, और ये WILI का एग्ज़ाम है, लेवल 6 के लिए है और ग्रेड पे 4200, लेवल 6 35,400 रुपये और 50% प्रमोशनल कोटा है प्लस 35% सामान्य चयन कोटा। तो अब एक बार देख लेते हैं। ये पेपर आज ही आयोजित हुआ है, यानी आज 11/6/2022, टुडे इज सैटरडे, टुडे इज डेट। तो ये जो आज की डेट है 11 जून 2022 और समय इसका 2 घंटा है और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 100 अंक हैं। टोटल इसमें 55 प्रश्न हैं। 55 में से आपको ओनली 50 करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। और इसको देख लेते हैं। और ये जो पेपर है हमें भेजा है श्री नितेश ओझा जी ने, जो कि इस पेपर में अपीयर हुए थे। उन्होंने ये PDF भेजा है और इस पेपर की जो सोल्व कमेटी है उसमें श्री हुकुम सिंह मीणा जी और DK मीणा जी का विशेष सहयोग रहा है। तो चलिए हम इस पेपर को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको सोल्व करने के बाद किसी प्रश्न या किसी आंसर में ऑब्जेक्शन है तो आप मुझे विद प्रूफ मेरे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 8502030400 पर आप सेंड कर सकते हैं। हम अपने लेवल पे उस प्रश्न का जो रियल उत्तर है उसका डिस्कस करेंगे और फाइनल जो उत्तर उसका जो होगा वो आपको बताया जाएगा, वो अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है जो इसमें यह है कि इसमें 55 प्रश्न ही हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। 5 राजभाषा के हैं और 50 वो हैं। तो आपको इसमें से 55 में से ओनली 50 प्रश्न ही अटैम्प्ट करने हैं। आपको पूरे 55 के 55 नहीं करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम शुरू करते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है, आज ही का पेपर है। तो चलिए 11 जून 2022। तो चलिए इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं एक बार। प्रत्येक प्रश्न के लिए समान अंक निर्धारित हैं, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव अंक हैं, जो सभी में होता है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में किसी प्रकार की सुधार की अनुमति नहीं होगी। किसी भी मामले में अगर कोई भी सुधार किया जाता है तो उस उत्तर का मूल्यांकन बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये सुधार निम्न में से किसी भी प्रकार के हो सकते हैं: काट-छांट और राइटिंग मिटाना, बहु विकल्पों में से एक टिक किए गए हुए उत्तर को छोड़ना और दूसरे उत्तर को टिक करना, किसी भी तरह से उत्तर को संशोधित करना, अंग्रेजी अनुवाद संस्करणों के बीच किसी भी विसंगति के मामले में अंग्रेजी में प्रश्नों को अंतिम माना जाएगा। किसी भी 50 प्रश्नों का प्रयास करें, मैक्सिमम आप 50 प्रश्न कर सकते हैं। 50 से ऊपर आपको नहीं करना है। पेपर में 55 प्रश्न है। यदि कोई उम्मीदवार 50 से अधिक प्रश्न करता है तो कंप्यूटर महोदय जी उनके प्रश्नों को चेक नहीं करेगा, ओनली जो शुरू के 50 प्रश्न है उन्हीं को चेक करेगा। ये आप सभी जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपन। पहला प्रश्न है, कौन सा मास्टर परिपत्र भारतीय रेलवे में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित है? विच मास्टर सर्कुलर डील्स विथ अपॉइंटमेंट्स ऑन कंपनसेशन ग्राउंड्स इन इंडियन रेलवेज? तो आपका इसमें वैसे ये पेपर है तो इसमें टिक किए हुए हैं, काफ़ी भी ओझा साहब के टिक किए हुए हैं और ये हाइलाइटर पेन से भी उन्होंने किया है। तो उनका ये उत्तर सही है। मास्टर परिपत्र 16 बिल्कुल उनका करेक्ट है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा के मुख्य आयुक्त CCRS के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं। द चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CCRS वर्क अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, वो आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागर विमानन मंत्रालय, ऑप्शन सी। तो यह भी आपके ओझा साहब का बहुत ठीक आंसर।
और चलिए नंबर 3 पे चलते हैं। HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? HRMS पोर्टल इज डिजाइंड बाय, तो ये क्रिस के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, और HRMS का हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो नेक्स्ट है तो आपका आंसर यहाँ क्रिस हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो 4 नंबर का प्रश्न है, RMW फुल फॉर्म ऑफ RMW एंड RF। RMW एंड RF का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा रेलवे मिनिस्टर वेलफेयर एंड रिलीफ फंड। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी। पेंशन के नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, एडिशनल 30% ऑफ पेंशन इज पेबल टू ओल्ड पेंशनर्स रीचिंग द एज, यानी पेंशन के अतिरिक्त 30% की आयु तक पहुंचने वाले पुराने पेंशन भोगियों को देय हैं। तो मैं आपको यहाँ याद करने का सीधा सा फंडा बताता हूँ। ये जो 80 से 85 तक है यहाँ 20% चलती है, और 85 से 90 तक 30% चलती है, और 90 से 95 तक 40% चलती है, और 95 से लेकर के 100 तक 50% चलती है, और 100 से ऊपर 100% हो जाती है। 100 से ऊपर 100% हो जाती है। तो यहाँ 30% है, इसलिए 85 से 90 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। ये आंसर बिल्कुल सही है। 80 से 85 के बीच 20% आता है, 85 से 90 के बीच 30 आता है, 90 से 95 के बीच 40% आता है, और 95 से लेकर 100 तक 50% आता है, और 100 से अबव के लिए 100% आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इज बी, करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें जो इन्होंने बी हाईलाइटर कर रखा है ये करेक्ट है, और ये जो मालदीव है ये भी नहीं, ये मालदीव सार्क सदस्य देश है, भूटान भी सार्क सदस्य देश है, और अफगानिस्तान को जो जोड़ा गया है वो 8वां देश जोड़ा गया है। तो जो इसमें जो ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में नागर विमानन मंत्री कौन है? हु इज द सिविल एविएशन मिनिस्टर एट प्रेजेंट? तो ये आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ऑप्शन डी। आपकी ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये प्रश्न नंबर 7 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने फाइनल में किसको हराकर पहली बार थॉमस कप 2022 जीता? तो जो थॉमस कप जो 2022 जीता था वो इंडोनेशिया को हरा करके जीता था। तो ऑप्शन ए, आंसर 8 का ए। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर का प्रश्न है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, यानी 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, मानवता के लिए योग। करेक्ट आंसर आपका सी। नेक्स्ट है, श्रम प्रदान इंटेंसिव वर्गीकरण की ड्यूटी के लिए मानक घंटे सप्ताह में कितने हैं? तो इंटेंसिव गहन के लिए 42 घंटे हैं, बाकी सभी के लिए 48 घंटे हैं। तो ऑप्शन डी। बाकी कौन कौन से? EI एक्सक्लूडेड और कंटिन्यूस, सबके लिए 48 घंटे हैं। ओनली इंटेंसिव गहन के लिए 42 है। तो द स्टैंडर्ड हॉर्स ऑफ फॉर ड्यूटी ऑफ इंटेंसिव क्लासिफिकेशन इज 42 हावर्स ए वीक। तो ऑप्शन डी 42 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11 है साथियों, निरंतर कर्मचारियों के संबंध में ओवर टाइम की गणना के उद्देश्य से औसत अवधि है। तो ये औसत अवधि है जो आपके साप्ताहिक हो जाएगी, ऑप्शन बी। एवरेजिंग पीरियड फॉर पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ओवर टाइम इन रेस्पेक्ट ऑफ कंटिन्यूस स्टाफ इज
बी वीकली, ऑप्शन बी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का अपना नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार किया है? तो वो है तुर्की, ऑप्शन बी। और ये इसमें जो HOER हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन वर्गीकरण में जो परिवर्तन के मामले में अपीलीय प्राधिकारी है वो कौन है? तो वो आपके RLCC है, ऑप्शन सी, रीजनल कमिश्नर ऑफ लेबर। ऑप्शन सी RLC। नेक्स्ट है वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के प्रावधानों के अनुसार जहां कर्मचारियों की संख्या 1000 से कम है वहां कितने दिन के भीतर वेतन भुगतान की समय सीमा है? तो वहां 7 दिन है, ऑप्शन ए। एज पर द प्रीवियस ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ वेजेज वेरी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर लेस देन 1000? तो ये 7 डेज आपका, ऑप्शन ए। देखो साथियों, ये सीधा सा प्रश्न है, दिवस का है, दिवस का एक प्रश्न आता ही है। सद्भावना दिवस के लिए पूछा है कि सद्भावना दिवस कब मनाते हैं? तो 20 अगस्त को मनाते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रेलवे में कर्मचारी कल्याण कोष का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1931 को किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट, ऑप्शन सी। यहाँ जो 17 नंबर का प्रश्न है साथियों, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर्मचारी हित लाभ निधि के अंतर्गत नहीं किया जा सकता? स्टाफ बेनिफिट फंड। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन नॉट बी अंडरटेकन अंडर द स्टाफ बेनिफिट फंड? तो इसके अंदर महिला सशक्तिकरण राइट है, किया जा सकता है। सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाना भी किया जा सकता है। अवकाश घरों में सुधार के लिए सहायता यानी हॉलीडे होम के लिए भी किया जा सकता है। इसमें जो राजपत्रित कर्मचारी का मतलब गजिटेड यानी ग्रुप ए और बी, जो ये शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति मिलती है वो ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए मिलती है। ये कभी भी अधिकारी के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 17 में बी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर है विभिन्न मामलों में वचनबद्धता के चार्टर के अनुसार बड़ी शास्ति के अनुशासन एवं अपील के मामलों को निपटाने के लिए कितनी अवधि निर्धारित है? तो ये प्रश्न अभी कल परसों में जो WILI बड़ौदा हल करवा था उसमें भी ये प्रश्न आया था। तो 150 दिन करेक्ट है, बिल्कुल सी आंसर, आपका राइट आंसर सी। एक बार फिर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द चार्टर ऑफ कमिटमेंट इन वेरियस केसेस व्हाट इज द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ मेजर पेनल्टी केसेज इन डिसिप्लिन एंड अपील रूल? तो वो आपके 150 डेज हो जाएगा, 150 दिन। राजपत्रित अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड लेखा विभाग के द्वारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ये भी अच्छा प्रश्न है साथियों। इसमें इन्होंने पूछा है कि रेल सेवा आचरण नियम 1966 में निर्धारित किस नियम के तहत एक रेल सेवक को राजनीतिक दल का सदस्य बनने से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अंडर विच रूल प्रिस्क्राइब्ड इन द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 ए रेलवे सर्वेंट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम बिकम ए मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? रेल सेवा आचरण नियम 1966 में निर्धारित किस नियम के तहत एक रेल सेवक को राजनीतिक दल का सदस्य बनने से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो राजनीतिक जो दल है वो आपके नियम 5 से है, कंडक्ट रूल का नियम 5 है, वो आपके राजनीतिक दल का सदस्य आप नहीं बन सकते, ऑप्शन डी। मृत्यु के मामले में रेलवे क्वार्टर का प्रतिधारण कितने महीनों के लिए अनुक्रमित है? तो वो आपके 24 महीनों के लिए है, यानी
2 ईयर्स, 2 साल, 2 ईयर 2 साल, यानी ऑप्शन ए। रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर इन केस डेथ परमिशन फॉर 24 मंथ्स। यहाँ नर्स स्टाफ को ड्रेस भत्ता का पूछा है, तो ये तो मैं कल ही पेपर सोल्व करवा था आपको, वडोदरा का ही पेपर था, तो वो 1800 रुपये उसमें प्रतिमाह था, तो इसमें भी प्रतिमाह 1800 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन ए। और जो नेक्स्ट प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा है। प्रश्न नंबर 23 है, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के तहत दी गई मजदूरी की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो आपका मूल वेतन, प्रोत्साहन, महंगाई भत्ता, आपकी ग्रेजुएटी इसमें शामिल नहीं होती है, ऑप्शन डी ग्रेजुएटी, 23 में डी। चलिए साथियों 24 को देखते हैं। सेवा से हटाए गए रेल कर्मचारी को दिया जाने वाला अधिकतम अनुकंपा भत्ता क्षतिपूर्ति पेंशन का है, तो वो 2/3 है, ऑप्शन ए, 2/3, ऑप्शन ए। सूचना के अधिकार अधिनियम की किस धारा में सूचना के प्रकटीकरण से छूट का उल्लेख किया गया है? तो वो सेक्शन 8, ऑप्शन सी, सेक्शन 8। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है? तो वो आर्टिकल 19(1)(c) है, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आ जाएगा आपके 26 में बी। रेलवे बोर्ड के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? तो ये आपके वीके त्रिपाठी जी हैं, यानी विनय कुमार त्रिपाठी जी, वीके त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी, वीके त्रिपाठी जी का पूरा नाम है विनय कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो वो अनुच्छेद 351 है, ये राजभाषा का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा साथियों, राजभाषा का प्रश्न है। यहाँ कोरिजियम का हिंदी अनुवादन पूछा है, तो ये शुद्धि पत्र हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पश्चिमी रेलवे राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा में प्रकाशित की जाने वाली ई पत्रिका का नाम पूछा है, तो ई राजहंस है, ऑप्शन डी। और ये प्रश्न मैं कल भी पढ़ा रहा था आपको, जो 31 नंबर का है, कल ही मैं इसको वीडियो में आपको बता रहा था। हिंदी शिक्षण योजना के अधीन कौन सी परीक्षा आयोजित की जाती है? तो ये तीनों की जाती है, प्रबोध, प्रवीण और प्रयाग, तीनों की जाती है, तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन डी। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो ये 10 मई 1963 को पारित हुआ। इसके ठीक 4 साल बाद ये 10 मई 1967 को संशोधित हुआ, और ये 26 जनवरी 1965 से प्रभावित हुआ, तो ये आपका ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 33, RS अनुशासन और अपील नियम 1968 के अनुसार मानक प्रपत्र संख्या 7 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए किया जाता है। ये मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ साथियों, कई बार, ये मैक्सिमम बार रिपीट हो चुका है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन ए, कई बार रिपीट हो चुका है ये। नेक्स्ट है, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अनुसार कर्मचारियों के वेतन से कटौतियों की कुल राशि वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अनुसार कर्मचारियों के वेतन से कटौतियों की कुल राशि 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है,
कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 यानी अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के तहत निम्नलिखित में से किसे मुआवजा के भुगतान के उद्देश्य से मृतक कामगार को आश्रित माना जाता है? तो पहला है नाबालिग भाई या अविवाहित बहन या विधवा बहन, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद है एक विधवा बहू, ये भी करेक्ट। उसके बाद है पूर्व मृतक का पुत्र का नाबालिग बच्चा, ये भी करेक्ट। उसके बाद चौथा है पूर्व मृत पुत्री का अवयस्क बच्चा जहां बच्चे का कोई माता पिता जीवित नहीं हो, तो ये भी करेक्ट। और पांचवा है पैतृक दादा दादी यदि कार्यकर्ता का कोई माता पिता जीवित नहीं है, तो ये भी करेक्ट। तो ये आपके ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें, ऑप्शन डी। ये पांचों सही है आपके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1947, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन कोर का मुख्यालय स्थित है। हेडक्वार्टर ऑफिस ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कोर इज सिचुएटेड एट, तो ये इलाहाबाद, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन सी। 37 में सी। चलिए 38 देखते हैं। किसी रेलवे कर्मचारी को पेंशन के लिए कम से कम कितनी अहरक सेवा आवश्यक है? तो उसकी जो है उसके लिए अगर आप रेलवे में 9 वर्ष 9 माह, यदि आप रेलवे में 9 वर्ष 9 माह नौकरी कर लेते हैं तो आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं। तो ये जो ऑप्शन बी है आपका 10 वर्ष, ये करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 10 वर्ष। और ये जो 20 वर्ष दिया है, तो ये जो 20 वर्ष दिया है, ये 20 वर्ष है वीआरएस के लिए, यानी 20 साल की सर्विस के बाद आप वीआरएस ले सकते हैं। यानी 20 साल की सेवा के बाद आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं। यदि रेलवे में आपने 20 साल की सर्विस कर ली तो आप पेंशन के हकदार हो गए। और यदि मतलब 20 साल की सर्विस कर ली तो आप सेवानिवृत्ति ले सकते हैं, वीआरएस ले सकते हैं। और यदि 10 साल की सर्विस कर ली तो आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं। चलिए 39 है। ई ऑफिस में गलत प्राप्तकर्ता को भेजी गई फाइल को वापस लेने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वो पुल बैक कहलाती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ई ऑफिस में किस प्रकार का प्राप्त नोट संपादन योग्य है? लाल नोट, पीला नोट, हरा नोट संपादित करना संभव नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट है अतिरिक्त पद भत्ता किसी कर्मचारी को 6 माह की अवधि से अधिक नहीं दिया जा सकता। नहीं, 6 माह के लिए रेस्पेक्टफुली तरीके से उसको 1 साल तक किया जा सकता है, यानी कि 1 साल से अधिक नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ आपके जो 41 में होगा वो सी होगा। ये 6 महीना के लिए तो वो मान्य है, लेकिन इसको 6 महीने से बढ़ाया जा सकता है, जो कि 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा, 1 साल, 1 साल आएगा इसमें। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए? तो 7 सदस्य होने चाहिए, ऑप्शन ए। कारखाना अधिनियम के तहत प्रति सप्ताह काम के घंटे क्या हैं? तो ये 48 घंटे हैं, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 48 घंटे, 48 घंटे, ऑप्शन डी। (48 हाउस) 48 घंटे। निश्चित चिकित्सा भत्ते की वर्तमान दर क्या है? करंट रेट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेज, तो ये 1000 रुपये है, करेक्ट आंसर ए। पेंशन में कटौती भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा लगाई जा सकती है। कट इन पेंशन कैन बी इम्पोज्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा लगाया जाता है। उम्मीद के साथ एकीकृत है, उम्मीद इज इंटीग्रेटेड विथ,
तो यहाँ आई पास और अर्पण दोनों आ जाएंगे, ए और बी। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, यहाँ सी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है जब भी किसी विशेष स्टेशन यूनिट की गतिविधियों को आउटसोर्स किया जाता है तो ऐसे पद के विरुद्ध काम करने वाले कर्मचारी को होना चाहिए, तो उसको अधिसंख्य पद पर रखा गया, कैप्टन सुपरनमरी पोस्ट। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था के लिए नियामक और प्रशासक है? तो वो आप आके आ जाएगा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन डी आपका करंट आंसर, ऑप्शन डी। इसमें आप जो ये PFRDA है, इसकी फुल फॉर्म भी है ये PFRDA की, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें। सिल्वर पास के खोने पर क्या दंड है? तो ये 4964 रुपये है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है HOIR के तहत आशुलिपिक गोपनीय सहायकों और निजी सहायकों का वर्गीकरण है। तो ये निरंतर नहीं आएगा, यहाँ ये गलत है, यहाँ पे आएगा अपवर्जित, एक्सक्लूडेड, डी। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो यह आपका 44वां अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ऑप्शन बी, 4444, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो जो ये संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है, सी ऑप्शन। बाकी तो सब मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार, समता या समानता का मौलिक अधिकार है। प्रश्न नंबर है 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स किस लेवल तक उपलब्ध है? तो ये L1 से L18 तक है, तो ऑप्शन सी, L1 से L18 तक है, ऑप्शन सी इसमें आपका आंसर आ जाएगा। और ये 54 नंबर का प्रश्न है साथियों, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति से नीचे के पद के अधिकारी द्वारा नहीं दी जा सकती, तो इसमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी आ जाएगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। The penalty of compulsory retirement cannot be awarded by an officer below the rank of appointing authority, option D, correct answer। और इस पेपर का लास्ट प्रश्न है साथियों, इस पेपर में 55 प्रश्न ही पूछे गए हैं। जहां 1 नंबर का 1 प्रश्न होता था वहां प्रत्येक प्रश्न को 2 नंबर का कर दिया गया है। तो ये लास्ट प्रश्न है इस पेपर का। आरक्षण के लिए एल रोस्टर का पालन किया जाता है जहां स्वीकृत संग्रह उससे कम है, तो द एल रोस्टर ऑफ रिजर्वेशन इज फॉलोड वेरी द सेक्शन कैडर इज, तो वो आपके 14 का होना चाहिए, ऑप्शन ए आंसर। तो ये था साथियों BRC डिवीजन का, बड़ोदरा डिवीजन का पेपर जो कि WLI का पेपर था और ये आज ही आयोजित हुआ था और इसको हमने कंप्लीट सोल्व कर दिया है। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा श्री हुकम सिंह मीणा जी एंड DK मीणा जी को। तो धन्यवाद हुकम सिंह जी एंड DK मीणा जी। और ओझा साहब का वैसे पेपर तो अच्छा गया है, 80% के आसपास बैठ रहा है और हम चाहेंगे कि ओझा साहब का भी नंबर आ जाएं। अब वो रिटर्न में पास होने के बाद उनके APR देखी जाएगी, APR आउटस्टैंडिंग है, एक्सीलेंट है, वेरी गुड है या गुड है, उसके बाद फाइनल पैनल तैयार होता है। तो वो डिपेंड करता है अब APR पे कि उनकी APR कैसी है, आउटस्टैंडिंग है या वेरी गुड है या गुड है। तो उसके बाद जो रिटर्न के नंबर हैं और APR के नंबर दोनों को मिला के फाइनल पैनल तैयार होता है। तो हमारी शुभकामनाएं ओझा साहब के साथ हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री नितेश ओझा जी। और चलते हैं साथियों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हाँ, और एक चीज़ और आपसे विनती है कि वैसे तो ये प्रश्न पत्र हमने सोल्व करा दिया है, फिर भी आपको किसी प्रश्न में या किसी प्रश्न के उत्तर में आपको लगता है डाउट है, तो आप विद प्रूफ मेरे व्हाट्सअप नंबर 8502030400 पर
आप विथ प्रूफ मुझे भेज सकते हैं। हम अगले वीडियो में उस प्रश्न का रिवाइज करवा देंगे, संशोधन करवा देंगे। और मैं एक बात और आपको बता दूं, ये पेपर हमने आपका सोल्व करवा दिया है, लेकिन फिर भी जो फाइनल आंसर की है वो रेलवे की ही मानी जाती है। हालांकि हमने इस पेपर में पूरी कोशिश की है कि किसी प्रकार की गलती नहीं हो। तो चलिए ठीक है, एक बार पुनः श्री उखम सिंह जी मीणा एंड डी के मीणा जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।